जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हमारा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो चैनल पर नए आए हैं वो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 91 से 90 तक हम पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखते हैं 91वां क्वेश्चन क्या है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है साथियों सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम। उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, उसका अनुकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण नहीं है उसको बताना हमें। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। यह कथन किस प्रतिपादक ने कहा था। पियाजे ने, पावलाव ने, कोहलबर्ग ने या फिर स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 93 का सही आंसर हो जाएगा पियाजे। ऑप्शन नंबर ए पियाजे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है परिवार, इनफॉर्मल एजुकेशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव कर कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कीर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कीर्तिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है जो कि घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वह घर में कम बात करती है और विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। CTET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत इस कथन को व्यक्त करता है। पहला सिद्धांत है गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मन का मानचित्र संबंधित है माइंड मैपिंग किससे संबंधित है। बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। इसको सबसे अच्छा संकेतक माना गया है शिक्षण का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बच्चा जब विद्यार्थी जो भी होगा कक्षा में जब प्रश्न पूछेगा तो इसका मतलब उसको कुछ समझ में आ रहा है, वह सोचने पर मजबूर है।
अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या फिर संवेगात्मक विकास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास का एक सबसे अच्छा हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों के समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई या फिर वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में उसको देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी यूपी टेट 2011 में आया हुआ है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि उसको साधन संपन्न होना चाहिए मतलब उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए? नहीं, ये गलत आंसर है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए? ये भी गलत आंसर है। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे उसको उस समस्या का सही से हल समझा सके, उसको इसी में साधन संपन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो विकास का क्रम तो लगातार सेम ही चलेगा, पहले बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, लेकिन विकास की दर कम बढ़ती हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास की दर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है? शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या फिर कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ उनकी योग्यता भिन्न होगी, उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, उनकी प्रतिभा भी कुछ ना कुछ अलग जरूर होगी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए, लेकिन ये सतत और व्यापक मूल्यांकन है क्या? कि सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन को ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है हमारा? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा होती है साथियों उसको अलग से देना यानी कि ट्यूशन की आवश्यकता है, उनकी पहचान करना, या फिर अधिगम की कठिनाइयों में समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिगम की कठिनाइयों का, उसको सीखने में क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, क्या क्या समस्या आ रही हैं, उनके क्षेत्रों का पता लगाना और उन पर काम करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 112, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना है? कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में भाग लें। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिससे कि सभी के सभी जो हमारे विद्यार्थी होंगे उनका आई कांटेक्ट हमारे साथ बना रहेगा और वो रुचि लेंगे पढ़ने में। अगला प्रश्न देखेंगे, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास का अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजस्थान के टेट 2011 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है इस प्रैक्टिस सेट का और वैसे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर है 115। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, वैधता के बारे में, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में कि सारा का सारा सिलेबस उसमें कंप्लीट हमारा कवर हो जाए जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, या फिर प्रश्नों के प्रकार में या विश्वसनीयता में। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, कि पूरा का पूरा सिलेबस उस प्रश्न पत्र में कवर हो जाए, ऐसा मुझे प्रश्न पत्र बनाना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, साथियों ये जो क्वेश्चन होते हैं बाल विकास के, ये रटने से नहीं होंगे, सिर्फ आप इन क्वेश्चनों को फेस करो और आपको जब एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इनका आंसर ध्यान में आ जाएगा। तो सिर्फ फेस करो क्वेश्चन, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं का बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर समझते हैं, कि भाई जो पढ़ा रहा है वो उसी को तो पता होगा ना कि विद्यार्थी कौन सा पढ़ने में कैसा है, कहाँ कहाँ उसको कठिनाई होती है, कोई बाहर का थोड़ी ना बताएगा उसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, सीटेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सामाजिक वर्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 30 और हमारे टोटल प्रश्नों का हो जाएगा 120वां क्वेश्चन, कि एक शिक्षिका अपने आसपास से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है। अपने आप से कोई जो अध्यापिका है वो अपने आप से कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपस में ग्रुप बांट देती है और बोलते हैं कि आपस में डिस्कस करके मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो यह है किस सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना और सीखने की तत्परता। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय भागीदारिता।
एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, ग्रुप का नेतृत्व करना सीखेंगे और पूरे की पूरी क्लास की भागीदारिता उसमें हो जाएगी उस क्वेश्चन को आंसर खोजने में। तो ये थे हमारे बाल विकास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी चैनल पर नए आए साथियों, एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।